Welcome to another episode of Wetcast. In our first episode, we introduced you to the world of matchmaking. We talked about how it's evolved and we found out so many interesting things from the experts. So let's continue the conversation and keep the show going, guys. Welcome to Wetcast. I'm your host Geetika Mishra and I have with me once again Make My Lagans, Mr. Sachin Chawla and Mrs. Shalu Chawla. Welcome, guys. Welcome. Thank you so much. Thank you so much. I have been specifically so excited, to talk to you about this because I was thinking this thing that last time when we discussed, that this one person wanted a dog. And she was looking for a family that had a dog. So that stayed with me from our last conversation. Now this time, I want to actually ask you this. There's this article carried out by Harvard Political Review that says that 90% of marriages in India are arranged. And that same article also discusses that, in arranged marriages, there is very less premarital contact between the prospective spouses, and that is how things function in India. Now, this is not what I am saying. This is a very popular perspective about arranged marriages, which is out there in the world, in the society. So, how do you think arranged marriages have evolved in this context? Because I remember the last time you people, said it so beautifully that arranged marriages अब वो नहीं है जो लोग सोचते हैं. तो ये कैसे evolve हुआ है और अब कैसा होता है? देखिए, जैसे अभी जो यंग जनरेशन है, वो बहुत सारी मूवीज देखती है और वो फैसिनेट हो जाती है कि वैसे ही रोजी पिक्चर्स होंगी, वैसे ही प्यार होगा, वैसे ही फैमिलीज चलेंगी और हम अपनी लाइफ को इस तरह से देखेंगे. और जब रियलिटी की बात आती है वो बहुत ही अलग होती है. जब रियलिटी में वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो दे फील लाइक कि आई वुड लाइक टू नरेट वन इंसिडेंट जो मुझे अभी बात करते करते याद आया. एक बारी हमने बच्चों की मीटिंग कराई एंड बॉय की फैमिली मिली, गर्ल की फैमिली मिली. बॉय फैमिली केम फ्रॉम यूएस, गर्ल की फैमिली भी दुबई से आए. दे बोथ केम टू इंडिया. बच्चों ने मीटिंग्स करी. मीटिंग्स करने के बाद बिकॉज जब फैमिलीज बाहर से आती है तो उनको लगता है कि अगर हमने मीटिंग की और इफ़ एवरीथिंग क्लिक्स आउट तो हम बच्चों का रोका कर दें सो दैट दोबारा हम कब आएंगे, वो कब आएंगे, एंड दैट रियली मैटर्स. तो गर्ल सेड कि आई नीड सम मोर टाइम. तो फैमिली डिसाइडेड कि ठीक है, हम थोड़ा सा और टाइम लेते हैं और जब बच्चे थोड़ा होंगे कंफर्टेबल तो वील प्लान अगेन, कहीं मिड वे में मिल लेंगे और देन वील डू द सेरेमनीज एंड एवरीथिंग. उसके बाद टाइम पास्ड अवे. 1 month, 2 months, 3 months time passed away. Then boy's mother called me up and she said कि what happened? इतना टाइम गर्ल ने ले लिया, कहीं पता चले कि हम किसी और फैमिली से मिल नहीं रहे हैं और ये वाली फैमिली अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले रही है. तो व्हाट टू डू, आप उनसे फाइनल एक बारी बात करके ना हमें जवाब दे दो बिकॉज किड्स आर टॉकिंग. कितनी बात करेंगे, एक टाइम लिमिट तो होती है. इट्स ऑलरेडी बीन सो मच टाइम. तो व्हेन आई कॉल्ड अप गर्ल्स मदर तो शी सेड ठीक है, लेट मी टॉक टू माई daughter and then I'll update you. Next day when she called me up, she said, शालू मेरी डॉटर ने ना मुझे बड़ा सिली सा दिया है, मुझे तो बोलते हुए भी लग रहा है बट ये उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं. शी इज सेइंग कि मम्मा आप मुझे बोल रहे हो कि बॉय से रिश्ते के लिए हाँ कर दो, बट बॉय हैज नेवर प्रपोज्ड मी. आई एम वेटिंग कि बॉय प्रपोज करेगा मैं तभी तो येस करूंगी ना. एंड शी सेड कि जब तक बॉय मुझे प्रपोज नहीं करेगा मैं शादी के लिए येस नहीं करूँगी. एंड वी स्टार्टेड लाफिंग. ने कहा यार मतलब शी सेड कि उसकी मम्मा कहते बता मैं कैसे करूँ. मैंने उसको बोला कि मैंने कहा देखो दिस इज ए अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सेटअप. जब तक हम उसको येस नहीं बोलेंगे बॉय की मतलब बॉय की फैमिली को कि गर्ल रेडी है करने के लिए, वो भी कैसे करेगा कुछ भी बिकॉज आपको पहले येस दोनों को हमें कराना पड़ेगा ना, तभी तो चीज़ होगी. बट द गर्ल वाज रिजिड कि नहीं मेरी लाइफ में है कि बॉय मुझे अच्छा सा प्रपोजल दे मैं तभी येस कहूँगी. तो देन हमने सोचा कुछ ना कुछ तो करना होगा. देन वी कॉल्ड अप द बॉयज़ फैमिली एंड सेड कि ना कि गर्ल की ऐसी
है, उसके मन में ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि बॉय मुझे प्रपोज करे और मैं करूँ, तो आप बताओ कैसे होगा। तो शी आल्सो शी बट आई अप्रिशिएट कि आज के पेरेंट्स बच्चों की खुशियों का ध्यान रखते हैं, एंड शी अप्रिशिएट कहते पहले बता देती यार, मैं पहले प्रपोज करा देती, क्यों इतना टाइम वेस्ट किया। और ये 5 साल पुरानी बात है। हाँ, दिस इज लाइक फ्रॉम दुबई एंड गॉट मैरिड इन यूएस with the again Indian family settled in US. हाँ, हो सकता है वो हमारा ये पॉडकास्ट सुने एंड फाइनली तो फाइनली देन बॉय ने यूएस से उसके लिए फ्लावर बुके बुक किया, भेजा, उसको ऑनलाइन प्रपोज किया एंड द गर्ल सेड यस। फिर वो दोनों बीच में मिले और रोका हुआ और फिर शादी हुई। तो कई बार बच्चों के मन में ऐसी छोटी छोटी The proposal also happened, the marriage also happened, and this is a 5-year back story. और एक और आपको बताता हूँ, कोविड के दिनों में what happened. हमने एक फैमिली को इंट्रोड्यूस किया, मतलब फिलीपीन से, एंड द गर्ल इज लाइक फ्रॉम हांगकांग। तो इनकी बात शुरू हुई और कोविड आ गया। अब क्वारंटाइन 1 महीने का, तो कैसे मिले। तो बातचीत इतनी अच्छी हो गई कि उनको लगा यार लाइक ही इज द वन एंड शी इज द वन, मेड फॉर ईच अदर। तो अब शादी तो ही करनी है, करें कैसे। पर एक मुलाकात फेस टू फेस होनी बहुत ज़रूरी थी उसके लिए। सो दोनों बच्चों ने प्लान किया विदाउट पेरेंट्स कि हम यूएस में मिलेंगे, क्योंकि यूएस में वहाँ से मतलब क्वारंटीन जो था वो शायद 1 हफ्ते का था जब दोनों वो लोग लैंड होते और उसके बाद वो मिलते, समथिंग लाइक दैट। तो दोनों यूएस गए, वहाँ मिले और एक दूसरे के साथ अच्छे से कुछ एक्सप्लोर किया हफ्ता 10 दिन, एंड दे डिसाइडेड कि हम रोका करेंगे। और उन्होंने फिर वहाँ बिना पेरेंट्स के अपने फ्रेंड्स को जो भी उन दिनों में आ सकते थे ड्यूरिंग द कोविड टाइम, तो उसने उसको प्रपोज किया और रोका करके वो लोग अपने अपनी कंट्रीज में वापस आए। और इवेंचुअली मतलब वो शादी पे तब मिले, शादी वाले दिन, फैमिलीज यूएस में जहाँ पे इन्होंने मैरिज होस्ट करी। लाइक देयर इज अ स्मॉल आइलैंड, आई जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द आइलैंड, जहाँ इन्होंने हांगकांग से फ्लाई किया, बैंकॉक से फ्लाई किया और लड़के वालों ने फिलीपीन से फ्लाई किया और तब उनकी शादी हुई एंड दे कम बैक। So basically the families were not even involved in the process. No, they families were involved in the process, yes. Through phone but not physically because of the situations. But they were in touch on phone and they did their due diligence. But in today's time, in modern times, many people are like this. They trust us blindly, and हमारी भी एक बहुत responsibility हो जाती है। वो कहते हैं कि आप हमें फैमिली दे देना, विल कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट पार्ट, बट बच्चों की अगर कंपैटिबिलिटी मैच होती है तो हमारी येस है। आई वुड लाइक टू नरेट वन मोर इंसिडेंट लाइक फनी रिक्वायरमेंट्स। तो वंस एक बारी क्या हुआ कि एक फैमिली की हमने मीटिंग कराई, मतलब मीटिंग थी, एंड वो उस फैमिली में क्या था, दैट फैमिली वाज वेरी लाइक मेन डोमिनेटिंग काइंड ऑफ फैमिली। पुराने टाइम की फैमिली थी कि अगर किसी ने बोल दिया तो वहाँ पे लेडीज को बोलने की परमिशन नहीं थी। इफ द पर्सन मेन विल से यू हैव टू डू दिस, तो वो यही करना था। तो हमने जब उनको प्रोफाइल दिया, मीटिंग हो रही थी और उनके घर में डिस्कशन चल रहा था, बिकॉज उनकी बहुत सारी कॉमन जो थी लिंक्स निकल गए थे, एंड दे वर सेइंग कि हम आज जा रहे हैं तो आज रोका करके ही आएंगे। फर्स्ट मीटिंग थी, एंड द गर्ल कॉल्ड अप इन द ऑफिस एंड शी सेड कि मुझे ना ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है जहाँ मेरे पापा आज मीटिंग करने जा रहे हैं। तो हमने कहा क्या हुआ, कि उस लड़के की इतनी बड़ी बियर्ड है, आई हेट बियर्ड कि आप ना उस लड़के को बोलो या तो अपनी बियर्ड काट के आए, और नहीं तो ना प्लीज पापा तो हाँ कर देंगे, आपको ये रिश्ता मना करवाना पड़ेगा, मैं नहीं बोल सकती, मैं नहीं करूँगी कि हमारी फैमिली, और प्लीज किसी को बताना मत कि मैंने आपको कॉल किया था। मैंने कहा ठीक है। अब हमने कहा कि हमने इसको बोला कि देखो हम बॉय को ये तो नहीं बोल सकते बिकॉज ही लव्स बियर्ड, और हमें नहीं पता तुम्हारे साथ रिश्ता होना या नहीं होना, वो तुम्हारे लिए अपनी बियर्ड तो काट के आएगा नहीं और कल को शादी हो जाती तो इट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, आप कर सकते हो। तो शी सेड ओके। हमने मीटिंग अरेंज करा दी, मीटिंग हुई, एंड रात को बॉय के जो गर्ल के फादर थे, दे मैसेज में कि हमें सब कुछ अच्छा लगा और हम रात को ही रोका करके लड़के को चेन पहना रहे। तो माई स्टाफ मेंबर वर वेरी हैप्पी मॉर्निंग में कि मैडम रात को रिश्ता हो गया। तो मुझे पर्सनली लगा कि यार गर्ल का मन नहीं था ये रिश्ता करने में, तो मैंने उनको बोला खुश मत हो, इस रिश्ते को तोड़वाना पड़ेगा कि पहले हम गर्ल से बात करेंगे और ये रिश्ता, अगर कोई बच्चा है उसका मन नहीं है तो पहले लेट मी टॉक टू द गर्ल, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है।
व्हेन आई कॉल्ड अप द गर्ल, आई सेड कि क्या हुआ बेटा, आपका गए थे तो आपने येस कर दी, मैं दिया, तो मैं उसको अब हम सोचते हैं कैसे तोड़वाना है. नो 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 दीदी, नहीं रिश्ता तोड़वाना नहीं है, आई रियली लाइक द बॉय. मैंने कहा आप तो मुझे जाने से पहले फोन करी थी कि लड़के को बोलो बियर्ड काट के आए, अब क्या हुआ? मतलब उसने बहुत बड़ी बियर्ड रखी हुई थी. शी सेड कि उसने बियर्ड तो रखी हुई थी लेकिन वो लड़का इतना अच्छा है, इतना जॉली है. वो कहता है मेरी वाइफ को जो करना है करे, मेरी वाइफ को जो कपड़े पहनने हैं पहने, जो ड्रिंक करनी है, क्योंकि उसने अपने घर में मेल डोमिनेटिंग देखा है फैक्टर. और जो बॉय की फैमिली है वो बड़ी चिल्ड आउट फैमिली है. शी सेड कि दीदी दिस थिंग इम्प्रेस्ड मी अ लॉट, कि बिकॉज मैं शुरू से ही ऐसे एनवायरनमेंट में रही हूँ तो मुझे वो बियर्ड वाला दिख ही नहीं रहा टॉपिक. बिकॉज जो उस फैमिली में है कि वहां पर तो वो उनसे कुछ पूछो बोलते हैं हमारे घर में तो लेडीज ही डिसीजन लेती हैं, तो उसको वो चीज अट्रैक्ट कर गई. तो शी सेड नो नो नो, आई एम वेरी हैप्पी. मैंने तो बहुत खुश हो गई कि पापा ने पहली बार कोई सही डिसीजन ले लिया. The beard became completely irrelevant. Yes. Because there was something so much more important. Yes. तो वो चीज जब तक हम मिलेंगे नहीं किसी को कि आपको किस टाइम क्या चीज अट्रैक्ट कर जाए और किस चीज को, तो वो सब चीजें मिलने से होती है. Wow. एक इंसिडेंट मैं भी बताना चाहूंगा. I am really fascinated with this story because the beard became irrelevant, first of all. And of course, this is so important. Yes, She it's very important. maybe got the life that she's always wanted. एक्चुअली इसमें दो बातें थी. देखो, एक हम्म. इंटेंशन थी कि हमें वो काम करना है जिसमें दोनों बच्चे खुश हैं. हम्म. हमें वो नहीं करना कि जबरदस्ती की शादी हो गई चलो हमारा काम हो गया, वैसा बिल्कुल भी नहीं. सो हमारे लिए लॉट ऑफ फैमिलीज आर ऑन स्टेक, लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर ऑन स्टेक. तो उनकी हैप्पीनेस हमारे लिए फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी है. हम लोग कभी भी कोई काम करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे बिजनेस से ज्यादा किसी की लाइफ जुड़ी हुई है, तो हमें उसका ध्यान रखना. अनजाने में भी हमसे कुछ ऐसा काम ना हो कि हमें लाइफ टाइम किसी की बद्दुआ मिले या वो पर्सन के मन में ऐसा आए कि इसने मेरा रिश्ता कराया था. तो वी वांट कि हमारे बिजनेस से ज्यादा किसी की लाइफ जुड़ी हो. भगवान तो बहुत अच्छा कराना, वरना अपने अपने घर में सभी बच्चे अनजाने में देखो कुछ हो जाए तो वी कांट से एनीथिंग. बट हमारा कोई भी काम होता है तो हम अपने ठाकुर जी में छोड़ के चलते हैं कि अगर आपको लग रहा है ये बच्चों के लिए अच्छा है तो गो एट, अदरवाइज गुरु जी सब मत संभाल के रखना. Angels you both are. But I am actually very fascinated by the story, by the way. And there is one more story. I'm sure like आपको ये भी शायद अच्छी लगे. हमने एक रिश्ता कराया था and the height of the boy was 5'5" and the girl was also 5'5". And everything was like very compatible. If you talk about looks, if you talk about education, financials, family, lifestyle, and more interest, hobbies, everything was complementing so beautifully. But the personal desire of a girl 5'5", she was always looking like for a taller boys. Okay. So now height is the biggest challenge. Somehow like we managed to make them meet. लड़की को लड़का बहुत पसंद आया, बट फिर एक हाइट, क्योंकि ये रोज का फैक्टर है. एवरी डे शी हैज टू सी हर. एंड तो कैसे मतलब एवरी डे लाइक शी हैज टू लिव विद द बॉय, तो कैसे इस चीज को देखें. तो फिर मैंने उसे एक सजेशन दिया एंड दैट रियली वर्क्स आउट वेल. तो वो हुआ क्या, मैंने उसको बोला देख यार अब तो आप लोग कितना मतलब हील्स में चलोगे, घर में तो बिल्कुल फ्लैट्स में ही रहोगे. Oh God. और फिर मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा एक काम करो, जो अगर तुम्हें लड़का वाकई पसंद है तो आप उसके जो शूज हैं 2 इंच नीचे और 2 इंच जूते के अंदर हील लगवा लो. तो प्रॉब्लली जब साथ चलोगे तो यू विल कॉम्प्लीमेंट विद द हाइट विद ईच अदर. समाउ पता नहीं वो उनको आइडिया क्लिक किया. तो out of the way, I just think, and she said, and that marriage happened. She liked the boy. She liked the boy, and she only had problem with the height. And she eventually got married to this boy. The boy. Wow. Sometimes it happens because कई बार हम लोग मीटिंग्स कराते हैं, बोलते हैं जी 5'7" हाइट है, 5'8" होती है, अरे 1 इंच हाइट से क्या फर्क पड़ता है. If you both are mentally compatible, after marriage आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 years के बाद कि बॉय की कितनी हाइट है, कौन किसका वेट पुट ऑन हो गया, किसका क्या हो गया. जो साथ चलना है वो मेंटल मोर अबाउट. आप देखेंगे बिटवीन 2 families in India which happens. तो आपको बड़ी मुश्किल से मिलता है. पहले आपकी पत्री मैच होनी चाहिए, आपको प्रोफाइल समझ में आना चाहिए, फिर बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जहाँ आप इवेंचुअली एग्री करते हो, कई चीज़ों पे एडजस्ट करते हो, तब जाकर के वो शादी की बात आती है. अदरवाइज तो बहुत सारी प्रोफाइल्स वैसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस और चॉइसेस को लेके.
ऑल्दो सभी फैमिलीज अच्छी होती हैं, सारे बच्चे डायमंड होते हैं, पर आपके नज़रों में क्या सुंदरता की डेफिनेशन है या क्या आपकी पर्सनल चॉइसेस, ब्यूटी लाइज इन पर्सन्स आईज। सीरियसली। तो कहीं ना कहीं मतलब आपको जहाँ आप एडजस्ट कर सकते हो वहाँ आपको एडजस्ट करना चाहिए, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ आपको नहीं करना चाहिए। That is actually beautiful. And you know, like on the same note, I also want to ask you, to what extent, you know, because you were talking about movies. Movies dekhte hain, and actually movies play a very big part of our lives, and Netflix, Prime Video, these things, YouTube play a very big part of our lives now, sitcoms. So आपको ऐसा लगता है that you know this matchmaking and eventually the concept of arranged marriages has been influenced, इसका जो acceptance है has been influenced by the West or the movies and the series that we watch, and people think कि no, we don't want to be in an arranged marriage setup, or you know they run away from it, or they accept it at the same time that नहीं हम तो arranged marriage कर लेंगे. Is there anything like that? Sometimes it happens. बहुत बार पेरेंट्स हमारे को रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं, बोलते हैं हमारे बच्चे नहीं मान रहे हैं कि हमें अरेंज मैरिज सेटअप पे नहीं जाना है, ये क्या कंसेप्ट होता है। बट हमारा जो सेटअप है, जब वो बच्चे हमें जानते हैं, हमें समझते हैं कि हम कैसे काम करा रहे हैं, तो वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ माइंडसेट, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स पर्सनल एक्सपेक्टेशंस आल्सो। तो हम जब वो हमें समझते हैं, देन दे रियलाइज कि येस वी कैन गो थ्रू दिस काइंड ऑफ प्रोसेस, बिकॉज हमें उनके माइंडसेट को भी समझते हैं। समटाइम्स बच्चों के मन में ये होता है कि समटाइम्स कोई अगर हमें मैट्रिमोनियल में जा रहे हैं तो कोई एजेड से अंकल होंगे, आंटी होंगी, जो बैठ के मुझे फोर्स करके रिश्ता कराएंगे कि नहीं पुत्र ये तो अच्छा है, करना ही है। बिकॉज होता है ना, कई बार बड़े लोग बोल देते हैं कि ये कंपैटिबिलिटी क्या होती है, ये हमें तो समझ ही नहीं आता कि तुम्हारी घंटी कब बजेगी। समटाइम तो वो लोग उस एज ग्रुप में समटाइम्स वो बच्चों की मेंटल कंपैटिबिलिटी को समझ नहीं पाते, कहते हैं इनको क्या समझ में नहीं आ रहा। बट आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए हैप्पी मैरिज नाउ डेज, बिकॉज एवरी गर्ल इज इंडिपेंडेंट, एवरी पर्सन इज इंडिपेंडेंट, और सबको अपना फ्रीडम चाहिए, सबको अपना, बिकॉज टाइम हैज चेंज्ड। पहले के टाइम में लेडीज और आज के टाइम में लेडीज में बहुत डिफरेंस आ गया है। राइट। एंड टू व्हाट एक्सटेंट डू यू think that things like professional achievements, educational qualifications, you know, these things influence the preferences of the boys and girls, you know? देखिए ये भी बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि आजकल सबके एक एक दो दो बच्चे हैं, सारे बहुत ट्रैवल्ड हैं, और जब सब लोग बहुत अपने करियर में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं, तो एक अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर ले चाहते हैं, और वो उसको लूज़ नहीं करना चाहते। तो वो अपने पार्टनर्स में ढूंढते हैं कि वो इक्वली मेरी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करे, मेरे करियर गोल के साथ खड़ा रहे, इमोशनली मेरे साथ साथ रहे, और मेरे हाउस हेल्प्स में भी जो है जो पूरी तरह से मेरा हाथ बटाए, जो भी घर के काम होते हैं। यही लड़कियां मुझे लगता है लड़कों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करती होंगी, और जो लड़के जो एक्सपेक्ट करते हैं वो विमेन से, वो भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उन्हें जो भी वो काम कर रहे हैं उसकी इक्वली रिस्पेक्ट कर रखें और उन्हें मोटिवेट करें, ताकि वो बैलेंसली सब चीज़ें हम देख सकें। तो आज की डेट में मैं इसको ऐसे कहूँगा कि इट इज़ एजुकेशन, इट इज़ लाइक म्यूचुअल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, एंड करियर को भी ये लोग इक्वली साथ लेके चलना चाहते हैं हर तरह से। तो ये जो जेंडर रोल्स हैं, हमारे जो सोसाइटल जेंडर रोल्स हैं, डू यू थिंक दीज थिंग्स एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दीज थिंग्स इन अरेंज्ड मैरिजेस हैव आल्सो इवॉल्व्ड? मतलब पहले ना बड़ी एक अजीब सी बात होती थी कि लड़कों का साइड ज्यादा भारी है। मैं बहुत ही क्लियरली बात बोल रही हूँ कि लड़कों का साइड भारी है, यू नो। सो डू यू थिंक दैट थिंग इज इवॉल्व्ड नाउ, द गर्ल हैज एन इक्वल से? आपके पास आते हैं ऐसे? 100% एक्चुअली बिल्कुल आती हैं। लड़कियों की बहुत लंबी चौड़ी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, और जो हमें अच्छा भी लगता है, ऑफ कोर्स एक लड़की को जाना है, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो रही है। यस एग्जैक्टली। हम हर लड़की को ये समझाते हैं कि आपने अपना घर छोड़ना है, आपने सामने वाले के घर जाना है,
तो आप पूरी फैमिली की, लड़के की, अपने लेवल पे बहुत अच्छे से जो भी आपके मन में सवाल है पूरी R&D कर डालो. Even if you are even families satisfied, are quite open minded now. Even they invite girls to their house also. yeah. पहले के टाइम उनको लगता है कि जिस गर्ल ने हमारे घर पर आना है वो हमारे घर पर आए, आकर देखे उसे कहाँ रहना है, उसका क्या लाइफस्टाइल है. पीपल आर वेरी ओपन माइंडेड नाउअडेज. और जो पेरेंट्स का जहाँ तक रोल रह गया है, पेरेंट्स और फैमिलीज, दे आर जस्ट एक्टिंग लाइक अ फैसिलिटेटर्स. पहले क्या करते थे, वो अपने डिसीजन इम्पोज कर देते थे कि नहीं मैंने तो देख लिया, ये ठीक है, तू यहीं कर, फैमिली अच्छी है, लोग अच्छे हैं, लड़की अच्छी है, खानदान अच्छा है. आज की डेट में जो यंग जनरेशन है उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है. पहले वो अपने लेवल पे अपनी चीज़ों से उसके साथ सेटिस्फाई होना चाहता है. मतलब अपने नीड्स, अपने वांट्स, अपने लाइफस्टाइल, अपने रूटीन्स को लेके. अब जैसे कोई लड़की है, वो उसकी अपनी प्रेफरेंस है कि मुझे शादी के बाद कोई बिजनेस करना है, या मैं काम कर रही हूँ तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी, या मैं अपने फादर के साथ बिजनेस में हूँ तो मैं इसको शादी के बाद करूँगी. तो वहाँ पर वो चाहती हैं कि वो जो लड़का है वो उसको समझे और वो उसके साथ स्टैंड ले. अगर वो उसकी सेटिस्फैक्शन होगी उसके रिस्पॉन्सेस से, उसके आंसर से, तो वो लड़की उस लड़के के साथ आगे बढ़ेगी, प्रोवाइडेड मतलब they both have similar interests towards each other. Right, and this is where I want to actually say and ask also that in this entire case, the job of the both of you becomes so difficult, no? To It match is very people difficult. who come Yeah. with such expectations. अभी तो हम कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, हमने जब रिश्ता कराया तो हमने इसके पीछे बहुत कुछ किया, because it's an effort. It's a match of two souls and two families. हाँ जी, क्योंकि हमने ना, देखिए, मदर की, फादर की, पेरेंट्स की, पूरी फैमिलीज की प्रेफरेंस को, एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करना है, और उनकी पर्सनल चॉइसेस को भी, जिनका रिश्ता होने जा रहा है बिटवीन बॉय एंड अ गर्ल. Right. तो हम उन्हें ये गाइड करते हैं कि आप कहाँ एडजस्ट कर सकते हो, आप उस चीज़ को देखो. कॉम्प्रोमाइज लाइफ में कभी नहीं करना है. Okay, क्योंकि अरेंज मैरिजेस जो है वो हमेशा एडजस्टमेंट से ही होंगी कहीं ना कहीं. एडजस्टमेंट, बिकॉज ना आई पर्सनली फील कि एडजस्टमेंट हम हर रिलेशनशिप में करते हैं. आपके पेरेंट्स हैं, आपको बाय गॉड मिले हुए हैं, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता उसको चेंज करने का, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो. हमारी एडजस्टमेंट हम पेरेंट्स के साथ भी करते हैं, हम उनके नेचर को समझते हैं और हम वैसे डील करना सीख जाते हैं. हम एडजस्टमेंट अपने ब्रदर्स के साथ भी करते हैं, सिस्टर्स के साथ भी करते हैं, सिबलिंग्स के साथ भी करते हैं. तो सेम मैरिजेस में भी एडजस्टमेंट होती है. तो बट वहाँ पर एक आज की डेट में बहुत इजी हो गया है यंग जनरेशन में कि शादी जो एक हमारा पवित्र बंधन है उसको ना देख के वो बहुत जल्दी सोचते हैं कि डिवोर्स ले लेते हैं. थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए. हाँ, सम टाइम सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि जिसको आप बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकते. इफ सम पर्सन इज रियली डिफिकल्ट देन दिस इज अ डिफरेंट पार्ट. बट कई बार हमारे पास आते हैं, जैसे हमारे पास केसेस आते हैं, डिवोर्स केसेस आते हैं, हम सुनते हैं तो वो यूजलेस चीज़ें होती हैं. मतलब वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप रिजॉल्व कर सकते हो, आप टाइम ही नहीं देते हो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए. आपके पास पेशेंस लेवल नहीं है. आजकल जो सबसे बड़ा है कि पीपल डोंट हैव पेशेंस. अगर आप एक नई रिलेशनशिप में आए हो, अगर आप सोचोगे कि हमने शादी की है और आपको अपना पार्टनर को अपना 100% देना चाहिए. आई पर्सनली बिलीव कि एवरीथिंग स्टार्ट विद योर थिंग. आपके पास एक चीज़ है, उसको देखने के दो नज़रिए हैं. आप उसको पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी है, नेगेटिव भी है. आप उसमें क्या देख रहे हो, और जो आप सोचोगे नेचर विल क्रिएट दैट ऑरा विद यू. तो हर रिलेशनशिप के अंदर अगर हम, आपके बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुई है तो आप उसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी देखना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म उस रिलेशनशिप को चला सकते हैं. बट आजकल पॉजिटिव से ज़्यादा लोग नेगेटिव पहले देखना स्टार्ट कर देते हैं एंड दे सेड कि नहीं ये हो गया, अब तो मैं नहीं कर सकती. तो देखिए, कुछ बातें ज़रूर होती हैं जो बिल्कुल ही आप बर्दाश्त नहीं कर सकते. हाँ. और वो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो वहाँ पर तो डिवोर्स लेना समझदारी है, क्योंकि फिर आप जितनी जल्दी उस चीज़ से बाहर आएंगे आप अपनी नई लाइफ को देखेंगे. बट जहाँ आप संभाल सकते हो चीज़ों को, वहाँ आपको एक कोशिश करनी चाहिए. और उससे पहले भी आपको टाइम लेना चाहिए. समटाइम्स पेरेंट्स और फैमिली प्रेशर करते हैं. समटाइम्स आई फील कि बच्चों की 1-2 मीटिंग हुई तो देन पेरेंट्स सेड कि क्यों मिलाना है ज़्यादा, कल को गड़बड़ हो जाती है. तो आई से कि रिश्ता करने के बाद गड़बड़ हो, शादी करने के बाद गड़बड़ हो, उससे बेटर है कि अभी गड़बड़ हो जाए. अगर ये दोनों अभी ही 2-4-5 मीटिंग में आपस में कंपैटिबल नहीं है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि गड़बड़ हो जाएगी, तो दैट्स बेटर कि अभी तो कुछ आपने फाइनल नहीं आने, क्योंकि शादी करने के बाद
उस मेंटल ट्रॉमा से जब बच्चा बाहर निकलता है उसके लिए मैरिज वर्ड से ही उसको नफरत हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब आप ये डिसीजन ले रहे हो, आपको अगर आपका बच्चा टाइम ले रहा है तो आपको उसको टाइम और स्पेस देना चाहिए कि आप अपना टाइम लो। वो उस एक पॉजिटिव मेंटल फ्रेम से जब उसको लगे कि यस नाउ आई कैन लिव विद दैट पर्सन, तभी वो डिसीजन लेना चाहिए। कहते हैं ना देर भली दूर से। तो अगर आपको टाइम भी लग रहा है, अगर आपका बच्चा कन्विंस नहीं है, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा पेशेंसफुली उसको टाइम देना चाहिए। समटाइम्स पेरेंट्स पुट प्रेशर ऑन देम कि नहीं नहीं मुझे सब ठीक लग रहा है, तुम हाँ कर दो। तो कई बार बच्चा पेरेंट्स के प्रेशर में, इन्फ्लुएंस में आके मीटिंग्स नहीं करता या अपने दिल की बात नहीं रख पाता। तो इसमें पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी ओपन डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स शुड लिसन टू देयर चिल्ड्रन कि वो बच्चा क्या चाहता है और मेरे बच्चे की खुशी, बिकॉज हम शादी बच्चे की खुशी के लिए कर रहे हैं, हम एक मैरिज का उसको नाम नहीं देना है, दैट योर चाइल्ड शुड बी हैप्पी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों पहले पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, और फिर मैच मेकर के साथ नहीं होना चाहिए। देन बॉय एंड गर्ल I remember, don't lie to your doctor, don't lie to your matchmaker. Yes. So guys, I remember from the last episode, you people said that you've been in this business for 16 years. कितनी शादियां कराई हैं, कितने मैचेस कराए हैं आप लोगों ने 16 years में? एक काउंट दोगे मुझे कहीं? Yeah, more than 1,000 you can say easily. More than 1,000 Yeah. people, 1,000 couples. Guys, you owe your marriages to these two lovely folks over here. Thank you. And by the God grace, as per our knowledge, people are happy. Yeah, we have 99.9% success ratios. All's well that ends well. Yeah. How beautiful. Correct. जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम ऊपर हम लोगों पे को छोड़ मना भी देते हैं। करते हैं जब हमें कहीं लगता है कि भाई ये मैच आपके लिए ठीक नहीं है, या जहाँ आप रिश्ता करने जा रहे हो या आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी, हम गाइड भी करते हैं लोगों को। You because I think you do it on, such a daily basis. I mean, of course, it's your job. You might get that sixth sense. Yeah, because mostly 99% जब कोई मैरिज हो रही होती है तो हम लोग डिस्कशन करते हैं और हमें लगता है कि ये मैरिज चलेगी एंड दिस इज द परफेक्ट मैच, एंड वैसा ही होता है। और कई बार हमें लगता है कि नो दिस इज नॉट गुड, बट समटाइम्स पेरेंट्स सेज, फैमिली सेज कि नहीं हमें यही चाहिए, तो वी कांट डू एनीथिंग, वी आर हेल्पलेस। क्या होता है, देखो हम भगवान तो नहीं, बट फिर भी हम अपनी तरफ से अपना होमवर्क काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला हमारी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे अपनी फैमिली के लिए सही डिसीजंस ले सके। हम किसी को ये एश्योरेंस तो नहीं देते कि हम आपकी शादी करा देंगे, बट उस पर एक एश्योरेंस दे सकते हैं कि भाई जो हमारी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी वो इतनी करेक्ट होगी कि आप अपने बच्चे के लिए सही डिसीजन ले पाओगे। Do you two sit together sometimes? No, कभी भी नहीं। No, like do you कभी भी नहीं? I mean to say कि ये कहाँ से आया बीच में कभी भी नहीं? ये सिर्फ इसीलिए आया कि हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैंडल करते हैं, अपने अपने ऑफिसेस में बैठते हैं, शाम को मिलते हैं। No. So what I wanted to ask, when you're free or chilling or something, do you guys sit together and actually reminiscence, थोड़ा nostalgic हो जाते हैं कि oh you remember those two people, उनका शादी कराया था ऐसे होता है अक्सर ऐसा होता है। कभी कोई ऐसा क्लाइंट आ गया जिनका केस बहुत ज्यादा सिमिलर हो तो कभी याद आ जाता होगा, डेजा वू हो जाता होगा कि अरे ऐसा तब भी हुआ था। ऐसा भी होता होगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी लाइफ में इससे ऊपर डिस्कस करने में कोई टॉपिक ही नहीं है। We have to discuss regarding शुरू में जब रिश्ते कराने शुरू करे तो नींद में आते थे। तब याद आता था कि यार वो लड़का उसके गर्ल से मैच हो सकता है, तो फटाफट नोट करो। पूरे टाइम ब्रश कर रहे सोच रहे हैं आज उनको उनकी बेटी के बारे में बताऊंगा। That's actually fun. But it's, I'm very fascinated to know that, because you people do this, that the concept of arranged marriages has changed so much that people are actually, it's not just the guy looking at the girl just once and, saying based on that one baat karke aate hain, chai pee lo, and whatever they show us in those marriage, those movies, it doesn't work like that anymore. So I'm glad. नहीं बिल्कुल भी नहीं। मतलब मूवीज हैं, वो सीरियल्स हैं, वो आपके इमोशंस के साथ उसके आपके खेलते हैं, या उसको जगह पे खेलना इज रॉन्ग वर्ड में बोलना नहीं चाह रहा था, बट इवेंचुअली यस। बट यहाँ पर क्या है कि जितनी खुली आंखों से आप अपना डिसीजन लोगे उतनी आप अपनी मैरिज को बहुत अच्छे तरीके से
सक्सेसफुली चला पाओगे. क्योंकि देखिए प्यार और एक अंडरस्टैंडिंग, मेंटल कंपैटिबिलिटी इज द ओनली कंटेंट फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज इन दिस होल पर्सनलाइज्ड मैच मेकिंग थिंग. और उसके लिए मिलना बहुत जरूरी है. उसके लिए मिलना बहुत जरूरी है. लोग मिलते नहीं है, पेपर वर्क करते रहते हैं कि दे आर जस्ट रिजेक्टिंग द प्रोफाइल्स ऑन देयर लुक्स, ऑन देयर रेजिडेंस, ऑन देयर स्कूलिंग, ऑन देयर दिस थिंग. नहीं, देखिए इसमें क्या है कि ये कुछ चीजें कुछ हद तक जरूरी है. हाँ, बट पर प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए. Okay. All right, guys. Thank you so much. We found so much about the acceptance of arranged marriages in society these days, and it's actually beautiful. Guys, arranged marriages are not dull anymore. Please get that. That's my personal takeaway from this episode. Arranged marriages are not dull. Thank you so much, Sachin. And don't be shy to interact or communicate with the matchmaker. They will definitely going to help you out and take you don't do to that. your destiny, where you want to reach in matchmaking. Actually, as we go down this road, I think in every episode we'll get this one tagline. Last episode we got "Don't lie to your doctors and the matchmaker." This time, don't fear or don't hesitate to speak to your matchmaker and communicating your wants and preferences in whatever you desire, right? Correct. Am I putting this the right way? Very yes, true. yes. Do visit us, explore, and meet us. Meet us and explore the opportunity with Make My Lagan. Sure. Thank you so much, Sachin. Thank you Thank so you. much, Chalu. Well, guys, you were watching Make My Lagan's Wetcast. We'll be back soon with another episode. Till then, take care and stay safe.